दलित आत्मकथा मध्यवर्गीय पाठक पढ़ते रहते हैं, यह सही है। जिनके लिए लिखा जाता है वे पढ़ते नहीं, यह अर्ध सत्य है। कारण जिनके लिए लिखा जाता है वह समाज आज भी अशिक्षित है। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया है। वे पढ़ कैसे सकेंगे? मध्यवर्गीय पाठकों को ही इसे पढ़ना चाहिए, तभी उन्हें दलितों के प्रश्न समझ में आएंगे। हमारी यातना, वेदना और व्यथा से समाज जुड़ जाए, इसीलिए तो हम लिख रहे हैं। हम इस साहित्य की ओर नवजागरण के माध्यम के रूप में ही देखते हैं। सवेरे सवेरे की नींद में अचानक यह महसूस हुआ कि चंदा माँ जोर से चिल्ला रही है, बहुत आर्त आवाज में। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। संता माँ और दादा सोए हुए थे। चंदा माँ बहुत तड़के ही उठकर गुड़ की काली चाय बनाती और मुझे बुलाती। मुंह न धोकर मैं एक कप चाय पी लेता। उम्र के 10-12 वर्ष तक मैं न कभी शौच के लिए पानी ले गया और न कभी सवेरे मुंह धोया। स्नान नदी पर जाकर करता। उसी समय अन्य काम भी हो जाते। बदन पर काफ़ी गंदगी जमी रहती। साफ करने के लिए साबुन ही कहाँ था। पत्थर से शरीर को रगड़ता। कपड़े मिट्टी से साफ करता। चंदा माँ तड़के ही एक कप चाय देती। चाय पीने के बाद दादा और संता माँ के बीच घुसकर मैं फिर से सो जाता। मेरे जागने के पूर्व ही दादा संता माँ काम पर निकल जाते। जागने के बाद मैं, नागी, निर्मी, मसामा के यहाँ चाय पीते। बाद में दूध की चाय बनाकर चंदा माँ फिर से बुलाती। संता माँ गाँव की सड़कों पर झाड़ू लगाकर आने के बाद फिर से चाय बनाती। थाली भर कर चाय देती। मैं स्कूल गया होता तो मेरी चाय सुरक्षित रखती। खाने की छुट्टी में मैं घर आकर उस चाय में रोटी का चूरमा बनाकर खा लेता। कभी कभी संता माँ लोटे में चाय लेकर स्कूल आती। मुझे कक्षा से बाहर बुलवाकर चाय पिलाती। स्कूल से आने के बाद चंदा माँ मुझे चानी भून कर देती। चंदा माँ के घर पर हमेशा सूखने के लिए चानी रखे मिलते। मधुमक्खी के कोश पर जिस तरह मधुमक्खियाँ निरंतर भिन भिनाती रहती हैं, ठीक उसी तरह इन मांस खंडों पर लगातार मक्खियाँ भिन भिनाती थीं। चंदा माँ की बिल्ली सत्तू मेरे आसपास घूमती रहती। मैं भी बिल्ली से छेड़खानी करता, उसे भगाने की कोशिश करता, पर वह जाती नहीं। चंदा माँ बिल्ली को मारती। बिल्ली झोंपड़ी में गंदा करती, उसकी दुर्गंध आती। उस दुर्गंध से मुझे कै का एहसास होता। चंदा माँ 2-4 चानियाँ लेती, उनके और छोटे टुकड़े करती तथा गरम तवे पर उन्हें भूनती। तब उनमें से तेल निकलता। पूरे घर में चानी की गंध फैलती। बासी रोटियों के टुकड़े करती, गरम तवे पर उन्हें रखती। उन्हें नीचे ऊपर करती, चूल्हे से उतार कर उन पर नमक मिर्च छिड़कती और वह तवा मेरे सम्मुख रख देती। मांस के तेल में भूनने से रोटी बहुत जायकेदार लगती। मैं मज़े से खाता। चानी न हो तो चंदा माँ रोटी तलकर देती। चूल्हे के ऊपर मिट्टी के एक बर्तन में जानवर की चर्बी रखी जाती। उस मिट्टी के बर्तन के मुंह को कपड़े से बांधकर करीने से उसे रस्सियों से लटकाया जाता। चंदा माँ को मूंगफलियाँ भूनकर खाने की बहुत आदत थी। पता नहीं किस किस से मूंगफली मांग लाती, उन्हें भूनती, गुड़ के साथ उन्हें खाती। मांग कर लाई हुई मूंगफलियाँ बड़ी हिफाजत से मिट्टी के घड़े में रखकर उसका मुंह बंद कर रख लेती। बारिश के दिनों में उसे खोलती। ये सब चीज़ें, चानी, मूंगफलियाँ, मिर्च आदि दत्तू मामा लाकर देता। चंदा माँ और संता माँ सगी बहनें थीं। ये कुल 6 बहनें थीं। 4 बहनें और थीं, घोंडा, गंगा, रेवब्या तथा आइला। चंदा माँ को बुहरनपुर में, संता माँ को तीर्थ में, घोंडा को चुंगी में, गंगा को वलसंगी में, रेवबाई को बागदरी में तथा आइला को शिरवल में दिया गया था।
इन 6 बहनों में लक्ष्मण नामक एक ही भाई था। 6 विवाहों के बावजूद लक्ष्मण अपने वंश को बढ़ा न सका। चंदा माँ तथा संता माँ को उनके पतियों ने छोड़ दिया। चंदा माँ बांझ थी इसलिए, संता माँ को एक ही संतान हुई इसलिए। बाद में कुछ हुआ ही नहीं। संता माँ अपनी इकलौती लड़की लिए पूरी हिम्मत से हन्नूर में जी रही थी। हन्नूर में उनका मायका था। दत्तू मामा चंदा माँ की बहन गोंडा का बड़ा लड़का था। दत्तू मामा चंदा माँ के पास अक्सर आता, चोरी करता। अंधेरी रात में किसी के खेत में घुसकर मिर्च, प्याज, मूंगफली चुराता। सवेरे सवेरे भरा थैला लेकर चंदा माँ के घर आता। चंदा माँ दत्तू को बहुत प्यार करती। दोनों थैला खोलते। कभी कभी थैले में मांस की बोटियां ही होती। चंदा माँ को मटन खाने की इच्छा हुई कि वह थैला भर मटन ले आता। दत्तू मामा का एक और भाई था रोहिदास। वह हमारे गांव कभी नहीं आता, कारण हमारे गांव की किसी जवान औरत को उसने कभी भगाया था। अछूतों की पूरी बस्ती उसकी टोह में थी। एक दिन सवेरे सवेरे खबर आई कि घोंडा मर गई है। चंदा माँ संता माँ बहन के क्रियाकर्म में हो गई। चंदा माँ काफ़ी रो रही थी। रोते हुए कहती, दत्तू ने ही मेरी बहन का गला दबाया है। मैं सोचता, क्या सचमुच दत्तू मामा ने अपनी माँ की जान ली होगी? मैं आज तक गोंडा माँ की मौत का असली कारण तथा चंदा माँ के उस वाक्य का अर्थ नहीं समझ पाया हूँ। 6 बहनों में संता माँ तथा चंदा माँ ही शेष रह गई हैं, बकरी के 2 स्तनों की तरह। चंदा माँ व संता माँ जब सामान्य मनस्थिति में होती तो काफ़ी आत्मीयता से बातचीत करती। जब झगड़ती तब लगता कि ये दोनों एक दूसरे की जान ही ले लेंगी। चंदा माँ संता माँ को नीचे गिराकर ऊपर बैठती। वह बहुत झगड़ालू औरत थी। झोंपड़ी के आसपास पड़ा हुआ पत्थर या मिट्टी तक वह किसी को उठाने नहीं देती। उनकी झोपड़ी के सामने गिरे हुए गोबर तक को कोई स्पर्श नहीं कर सकता था। किसी पर भी झपटती। कभी वह मसामा से भी झगड़ती। एक दूसरे को गालियाँ देती। नागी और मसामा चंदामा के शरीर पर टूट पड़ती। ऐसे समय चंदामा चिल्ला चिल्ला कर सारी बस्ती को इकट्ठा करती। मसामा की मुर्गियाँ थीं, चंदामा की बिल्ली। बिल्ली मुर्गियों की टोह में रहती। परिणामतः नागी बिल्ली को मारती। चंदामा नागी को गालियाँ देती। तब मसामा बीच बचाव करती, कहती, तू अपनी बिल्ली को बांध कर रख, हमारी मुर्गियों को वह खाती है। बस झगड़ा शुरू हो जाता। मसामा और चंदामा में झगड़ा शुरू हुआ कि दोनों में कुछ दिनों तक बोलचाल बंद हो जाती। चंदामा अपना गुस्सा बिल्ली पर निकालती, उसे बांध कर रखती। वह पुरानी खाट पर सोती थी। उस खाट के पैर से बिल्ली बंधी रहती। बिल्ली को वह बहुत चाहती। जब वे दोनों चंदामा व मसामा एक हो जाती, झगड़े बंद तथा बातें शुरू हो जाती, तो हम बच्चे बिल्ली को नदी में दूसरे किनारे पर ले जाकर छोड़ते। चंदा माँ मुझसे 10 पैसे देती और कहती, बिल्ली की जान मत ले, पाप हो जाता है, काशी जाना पड़ेगा। वह डराती। मैं और नागी बिल्ली को छोड़कर आते कि वह हमें झोपड़ी में बुलाती। पूछती, बिल्ली का क्या हुआ? उसकी जान तो नहीं ली ना? कहाँ छोड़ाए? क्या वह चिल्ला रही थी? मैं खामोश रहता। बिल्ली के अभाव में उनका घर सूना सूना लगता। 4-6 दिन बाद वह किसी से बिलौटा मांग लाती, घर में बांध कर रखती, उसकी देखभाल करती। बिलौटा बड़ा होता कि हम उसे फिर नदी के उसी किनारे पहुंचा आते। गांव में बिल्ली पकड़ने वाले आए कि चंदा माँ बिल्ली को घर में बांध कर रखती। धीरे धीरे मुझे मृत जानवर से घृणा होने लगी। मृत जानवर का मांस खाने वालों पर भी गुस्सा आने लगा। मेरी आयु के सभी सहयोगियों में यह गुस्सा छूत के रोग की तरह फैलने लगा। चमड़ा उतारे हुए जानवर के मांस पर हम पेशाब करते, गोबर या मिट्टी फेंकते, पर गंगा माँ ऐसे मांस को भी ले जाती, धोती, पकाती। हम साथियों को उन पर गुस्सा भी आता और बुरा भी लगता। मृत जानवर का मांस कोई खाए ही नहीं, ऐसा लगता। संता माँ बहुत गुस्सैल थी। घर पर माँ की जचकी हो चुकी थी। हम बाहर खेल रहे थे। इन दिनों संता माँ हम पर बहुत गुस्सा करती। कहती, शिशु को किसी का स्पर्श नहीं होना चाहिए,
किसी के भी स्पर्श से उसे भूत बाधा हो सकती है। वह हमें बहुत गालियां देती। इन दिनों वह किसी को छूती नहीं। बाहर से आने के बाद झोपड़ी में प्रवेश करने के पूर्व कहती, पीछे मुड़कर थूको और फिर भीतर आओ। पैरों पर पानी डाले बगैर वह भीतर आने ही नहीं देती। भीतर जाने के बाद शरीर पर गोमूत्र छिड़कती। गोमूत्र लाने का काम मेरा या नागी का होता। हम लोग लोटा लेकर गायों के पीछे दौड़ते। गाय मूतती ही नहीं, लोटा भरता नहीं। मैं परेशान हो जाता। इच्छा होती लोटे में खुद ही मूत कर ले जाऊं, पर साथ में बहन होती थी। बैल का मूत चलता नहीं था। गोमूत्र इतना पवित्र कि सारी अपवित्रता पवित्रता में बदल जाती। गाय की योनि को स्पर्श करके हम उसे सहलाते और कहते, मूत मूत। तब गाय थोड़ा सा पेशाब करती। काफ़ी कोशिश के बाद हमें गोमूत्र मिलता। मुझे याद है कि एक बार संतामाई ने मेरा चेहरा गोमूत्र से धोया था। अच्छा नहीं लगा था, पर करता क्या। उन्होंने ज़बरदस्ती ही मेरा चेहरा धोया था। लगा कि मुंह में दरारें पड़ रही हैं। वह कहती, गोमूत्र पी, बीमारियां भाग जाती हैं। यह सुनने के बाद मैं खूब चिढ़ता। नागी को वह गोमूत्र पिलाती। गर्मी के दिन थे। मैं तथा मातंग समाज का भीमू, हम दोनों इन दोनों रोज़ खेलते। उसकी माँ हम दोनों पर स्नेह जतलाती। खेलते हुए एक बार प्यास लगी, इस कारण हम दोनों घर आए। मैं पहले पानी पी गया। भीमू को पानी दे रहा था कि संतामाई चिल्ला उठी, अरे मातंग को साथ लिए क्यों घूम रहा है, उसके साथ क्यों खेल रहा है। गांव जल गया क्या कि इसके साथ खेलने लगा। इसे लोटा मत दे, अपवित्र हो जाएगा। और वह भीमू को डांटते हुए कहने लगी, चल यहाँ से निकल। भीमू को पानी पीने से मना करने के कारण मुझे काफ़ी बुरा लगा। बिरादरी दोस्ती से भी बड़ी होती है क्या? प्यास से भी बिरादरी बड़ी होती है क्या? भीमू आदमी नहीं है क्या? फिर उसके स्पर्श से पानी अपवित्र कैसे हो जाएगा? भीमू और मैं नदी पर चले गए। पैर जल रहे थे। नदी पर भी महारों का अलग घाट था और मातंगों का अलग। अब हम किस घाट का पानी पिए? यहाँ पानी ही पानी का बैरी बन चुका है। हमारा मन अब दो घाटों में बट चुका था। मैं और भीमू मातंगों के घाट पर जाकर पानी पीने लगे। घर जाने के बाद संतामाई ने मुझे इसलिए पीटा कि मैंने मातंगों के घाट पर का पानी पिया था। उन्होंने मुझसे कहा, आगे कभी मातंग लड़के के साथ खेलेगा तो याद रख, रोटी बंद कर दूंगी। फिर जा मातंगों की बस्ती में। मातंगों की संगत क्यों पकड़ रहे हो? आजकल ऐसे क्या बुरे दिन आए हैं तुझे? राजा का बेटा है तू, राजा की शान से जी। पटले का है रे तू। संतामाई अनाप शनाप बक रही थी और उधर अंसामा ने भी भीमू को पीटा था। मुझे साथ में लेकर उसने मातंगों का घाट अपवित्र किया था इसलिए।